स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक विमीय बॉक्स में कण के लिए तरंग फलन का व्यंजक और ऊर्जा का व्यंजक किस प्रकार से हमने प्राप्त किया। ठीक है, और मैं पुनः यहाँ बता देता हूँ कि जो तरंग फलन का व्यंजक था वो था हमारा साई एक्स इक्वल टू √2/a साइन n पाई x/a। ठीक है, और ऊर्जा के लिए जो हमने व्यंजक निकाला था उसका मान था n² h² m²। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऊर्जा जो है मुख्यतः n पर निर्भर कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पर En भी लिख सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि n जो है हमारा वह है मुख्य क्वांटम संख्या या क्वांटम अंक। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास था। अब यदि हम बात करें कि जब n का मान 1 हो, जैसा कि हमें विदित है कि n का मान क्या लिया था हमने यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन। n does not equal to 0 and n does not equal to fractional। ठीक है, n का मान 0 नहीं हो सकता या फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, भिन्नात्मक नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। और n का मान हम जो लेते हैं वो 1 2 3 से आगे तक कुछ भी ले सकते हैं। अब यदि हम बात कर रहे हैं कि जब n इक्वल टू 1 हो, इसका तात्पर्य हुआ कि प्रथम ऊर्जा स्तर के लिए, तो E1 का मान क्या प्राप्त होगा। n इक्वल टू 1 रख दें तो होगा E1 का मान प्राप्त हो जाएगा h²/8m²। इसी प्रकार से n इक्वल टू 2 के लिए E2 इक्वल टू n इसका का मतलब 4h²/8m²। and similarly for n equal to 3, E3 का मान प्राप्त होगा हमें 9h²/8m²। और इसी प्रकार से हम n के विभिन्न मान रख के ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, n इक्वल 4 n इक्वल 5 के लिए आगे। अब हम यहाँ देखें कि दो ऊर्जा स्तरों के बीच अंतर क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ आप लेते हैं E2 माइनस E1 निकालें तो हमें क्या प्राप्त होगा 4 - 1 3h²/8m²। इसी प्रकार से E3 माइनस E2 करें तब हमें प्राप्त हो जाएगा 9 - 4 5h²/8m²। ठीक है, तो स्पष्ट है कि n इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 के अनुसार ऊर्जा के विभिन्न या विविक्त या हम कह सकते हैं अलग अलग स्तरें प्राप्त होती हैं। n1 के लिए प्रथम स्तर ऊर्जा का प्रथम स्तर, n2 के लिए ऊर्जा का द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, चतुर्थ, पंचम, सो। और जब n इक्वल टू 1 है तो E1 h²/r है, 2 है तो 4, 3 है तो 9, मतलब अलग अलग ऊर्जा स्तर प्राप्त हो रहे हैं। इसको विविक्त भी बोल सकते हैं, विविक्त ऊर्जा स्तर।
ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बात ऊर्जा स्तरों की। अगर हम यहाँ देखते हैं कि E2 माइनस E1 3h², E3 माइनस E2 5h², तो इन वैल्यूओं को या इन मानों को देखकर हम ये भी स्पष्ट हो जाता है यहाँ पर हमें कि दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों के मानों में अंतर स्थिर प्राप्त नहीं होता है। दो क्रमागत मतलब E1 E2 E2 E3 E3 E4 E4 E5 ऐसे, ठीक है। E4 निकाल सकते हैं हम, E5 निकाल सकते हैं हम। तो दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों के बीच जो वैल्यूज है वो अलग अलग प्राप्त होता है, मतलब एक जैसा प्राप्त नहीं होता है। यहाँ 3h²/8m² है, यहाँ पर 5h²/8m² है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बॉक्स में उपस्थित कण के लिए ऊर्जा क्वांटीकृत है, ठीक है। ऊर्जा क्वांटीकृत है, ठीक है। बॉक्स में उपस्थित कण के लिए ऊर्जा क्वांटीकृत है। क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऊर्जा के एक जैसे मान प्राप्त नहीं होते हैं या स्थिर मान प्राप्त नहीं हो रहा है, और दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतर भी एक समान प्राप्त नहीं हो रहा है या स्थिर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऊर्जा क्वांटीकृत है तथा सतत रूप से परिवर्तित नहीं हो सकती है, ठीक। ऊर्जा के ये अनुमत स्वीकार्य तथा विविक्त मान n पर निर्भर करता है। मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि ऊर्जा का जो मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है, n पर। बाकी क्या है, सारे लगभग कांस्टेंट या स्थिर क्वांटिटी राशि है। तो E का जो वैल्यू, ऊर्जा का जो मान है, मुख्यतः n पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। और n जो है वो x से स्वतंत्र है, मतलब क्वांटम संख्या का मान x पर निर्भर नहीं कर रहा है। यह मान आइगन मान कहलाते हैं, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा और चीज़ ध्यान दें, ध्यान से सुने। क्वांटम संख्या n निस्पंदों को व्यक्त करता है। ये जो क्वांटम संख्या है n, ये किसको व्यक्त कर रहा है? नोड्स को। इसको हिंदी में बोलते हैं निस्पंद, ठीक है। अभी हम आपको ग्राफ के द्वारा स्पष्ट कर देंगे कि निस्पंद क्या होता है। तो क्वांटम संख्या n जो है वो निस्पंदों को व्यक्त करता है। यह वह बिंदु है जहाँ कण के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, ठीक है। निस्पंद कौन सा बिंदु है? ऐसा पॉइंट जहाँ पर कण के पाए जाने की संभावना 0 हो। निस्पंद जितने अधिक होंगे, कण तरंग में वक्रता उतनी ही अधिक होती है। ये भी चीज़ ध्यान से सुन लें। जितने अधिक निस्पंद होंगे, मतलब निस्पंदों की संख्या जितने अधिक होगी, कण तरंग में कर्वेचर या वक्रता उतनी ही अधिक होगी। अतः एक निश्चित आकार के विभव बॉक्स के लिए तरंग फलन में जैसे जैसे कर्वेचर या वक्रता बढ़ती है, निस्पंदों की संख्या में वृद्धि होती है। कर्वेचर या वक्र की वक्रता क्या होता है? ये हो गया कर्वेचर। तो जितने ही कर्वेचर की संख्या बढ़ेगी, उतने ही निस्पंदों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। अतः तरंग दैर्घ्य में कमी तथा कुल ऊर्जा, यहाँ पे बॉक्स में क्या है, स्थितिज ऊर्जा को शून्य मानते हैं। इसी परिघटना यही परिघटना श्रोडिंगर समीकरण का प्रत्यक्ष परिणाम भी होता है। इन्हीं आधारों पर श्रोडिंगर ने अपने समीकरण को सत्यापित किया था या स्थापित किया था। अब हम देखेंगे कि n के विभिन्न मानों के लिए तरंग फलन, इसको मिटा दें हम, n के विभिन्न मानों के लिए तरंग फलन साई
प्रायिकता घनत्व एक नई चीज़ है आपके सामने, प्रायिकता घनत्व, ठीक है। इसको हम व्यक्त करते हैं साई के स्क्वायर से। वह संबंधित ऊर्जा को चित्र द्वारा हम व्यक्त करेंगे, ठीक है। किस किस को? तरंग फलन को, प्रायिकता घनत्व को और संबंधित जो ऊर्जा है, इन्हें हम चित्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। चित्र बोल लो या इसको हम ग्राफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमें विदित है कि साई एक्स इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है, ई का वैल्यू दिया हुआ है, और हमें ये भी मालूम है कि ई के इस वैल्यू के लिए एन का मान होता है 1 2 3 डैश डैश। तो यहाँ हम दो प्रकार के ग्राफ बनाएंगे। एक ग्राफ होगा साई वर्सेस एक्स में, और दूसरा ग्राफ हम बनाएंगे साई स्क्वायर वर्सेस एक्स के, ठीक है। साई का तरंग फलन का एक्स के सापेक्ष, एक्स के कंपेयर में, और दूसरा प्रायिकता घनत्व का एक्स के सापेक्ष। अब देखें कैसे होता है ग्राफ। ये हमारा हो गया बॉक्स। बॉक्स जैसे हमें मालूम है लंबाई क्या था, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक। अब हम यहाँ पर पहले बात करेंगे प्रथम स्तर की, जब n इक्वल टू 1 है। तो इसके लिए यहाँ पर साई 1, ठीक है। हम यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं साई n, n इक्वल टू n 1 के लिए। तो ये जो ग्राफ मिलता है हमें, वो आपको मिलेगा इस प्रकार से, ठीक है। दूसरे ऊर्जा स्तर की बात करें, n इक्वल टू 2 के लिए। अच्छा, हमें मालूम है, अभी हमने देखा था कि जब n इक्वल टू 1 है तो E1 का मान कितना आता है, n इक्वल टू 2 है तो E2 का मान कितना आता है। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर 4h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर, इसी प्रकार से 9h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर, n इक्वल टू 3 के लिए। तो जब हम दूसरे ऊर्जा स्तर की बात करते हैं, अर्थात n इक्वल टू 2, तब क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साई 2, और हमें जो ग्राफ मिलता है वो लगभग इस प्रकार से मिलता है। ये लगभग सेंटर मानिए इसको, ये लगभग इसको हम लेके जाएंगे सेंटर से, ठीक है। और इसी प्रकार से जब हम n इक्वल 3 की बात करते हैं, तब जो ग्राफ है वो ये और ये सेंटर और ये यहाँ पे क्या होगा आपका साई, ठीक है। और ये जो ग्राफ ये क्या है, x एक्सिस, और इधर हमारा साई तरंग फलन है इधर, जिसको हमने साई n लिया है, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा एक बन गया। इसी प्रकार से जब हम साई स्क्वायर की बात करें, तो यहाँ भी हम वही 3 स्तर की बात करते हैं। पहला n इक्वल टू 1 के लिए वही, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साई 1 का स्क्वायर, दूसरा n2, तीसरा n3, यहाँ पे आपका साई 2 का स्क्वायर, साई 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार से साई 4 का स्क्वायर, साई 5 का स्क्वायर, यहाँ भी साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, साई 5 तक कहाँ भी तक बढ़ा सकते हैं आगे। जैसे जैसे इनका मान रखते जाओगे, ऐसे ही इनके वैल्यूज़ भी यहाँ पर आते जाएंगे।
ठीक है, तो जब हम साई स्क्वायर की बात करते हैं तो जो हमारा ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से आएगा। ठीक, क्या दोनों में अंतर है? यहाँ एक बार ऊपर एक बार नीचे, यहाँ पर दोनों ही बार ऊपर। ऊपर का मतलब पॉजिटिव, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इस प्रकार से हम यहाँ बात करें तो ये इस प्रकार से, ये लगभग बराबर, कर्वेचर बराबर, ये सबके लगभग एक समान ही होंगे। इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, और ये आपका लगभग सेंटर है। सेंटर का मतलब हो गया हमारा x इक्वल टू a/2, x इक्वल टू 0, और ये आपका x इक्वल टू a जो बॉक्स की लंबाई है, वैसे ही यहाँ पर x इक्वल टू a/2 होगा, सेंटर बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे जो ये बिंदु हैं जो अक्ष को काट रही हैं, यहाँ पर ये एक है, ये कहलाती है नोड्स या निस्बंध। ठीक है, ये भी नोड या निस्बंध, ये भी नोड या निस्बंध, ये भी नोड या निस्बंध। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर वक्र एक्स एक्सिस को जहाँ काट रही है वो आपका हो गया नोड, और यहाँ पे ये भी नोड हो जाएगा आपका। ओके, मेरे ख्याल से आपको नोड का मतलब समझ में आ गया होगा। जैसे बताया था हमें कि कणों के जो प्रायिकता या घनत्व है शून्य होता है यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इस बिंदु पर शून्य होगा, मैक्सिमम का होगा यहाँ होगा। ठीक है, और ये जो हमें प्राप्त हो रहा है क्या है? इसको बोलते हैं अर्ध तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? हमने पहले वीडियो में बताया था आपको, दो उच्चतम शिखरों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य लैम्डा कहलाती है। यहाँ पे क्या है? एक ही शिखर है, तो इसको हम आधा तरंग दैर्घ्य बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तब इन ग्राफ को देखकर स्पष्ट है कि तरंग फलन साई धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है हमको कि जो तरंग फलन साई है वो एक बार धनात्मक है तो दूसरी बार ऋणात्मक, फिर धनात्मक, और इसी प्रकार से आगे ऋणात्मक, फिर धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन प्रायिकता घनत्व साई स्क्वायर जो है वो हमेशा ही धनात्मक होता है। कण से संबंध तरंग दैर्घ्य में क्वांटम अंक n द्वारा निस्पंदों की संख्या ज्ञात की जा सकती है, और जो निस्पंदों की संख्या होती है वो होती है n-1। अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर n इक्वल टू 0 है, तो निस्पंदों की संख्या क्या होगी? n इक्वल टू 1 है, तो निस्पंदों की संख्या क्या होगी? इस इक्वेशन से n इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है या निस्बंध नहीं है। n इक्वल टू 2 है, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, निस्बंधों की संख्या 1। 3 है तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, निस्बंधों की संख्या यहाँ पर 2 हो गई। निस्बंधों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि तरंग फलन प्रसामान्यीकृत होता है, अतः साई स्क्वायर से दिए हुए x के मान पर कण के पाए जाने की प्रायिकता प्राप्त की जा सकती है। x इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू a पर साई स्क्वायर हमेशा 0 होता है। हमने पहले ही बताया था, जो बाउंड्रीज है, बाउंड्री पर हमेशा साई का मान 0 होता है, या बाहर भी। ठीक है, जब हम एक भी बॉक्स की बात कर रहे थे तब बॉक्स के अंदर जहाँ कण मौजूद है वहाँ पे साई का मान 0 नहीं हो सकता, लेकिन दीवारों पर या दीवार के बाहर साई का मान 0 होता है। ठीक,
तथा बॉक्स के अंदर किसी बिंदु पर कण के पाए जाने की प्रायिकता अलग अलग क्वांटम संख्या के लिए अलग अलग होता है। स्पष्ट है। n=1 के लिए क्वांटम वैल्यू अलग होगा, n=2 के लिए वैल्यू अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, बॉक्स के अंदर a/2 दूरी जो मीडियम मध्य अवस्था है, a/2 दूरी पर psi1 स्क्वायर a/2 पर क्या होता है, मैक्सिमम अधिकतम मान है ये वक्र का। जबकि उसी स्थान पर psi2 स्क्वायर का मान क्या है, ये 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर वक्र से हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू है, और जब हम n=2 की बात करते हैं तो psi2 का स्क्वायर उसी बिंदु पर 0 है ये। तो आज वीडियो में आपको स्पष्ट हो गया है कि ऊर्जा का क्वांटीकरण किस प्रकार से होता है। हम कैसे कह सकते हैं कि ऊर्जा क्वांटीकृत है। इम्पोर्टेंट है बहुत, एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है, ध्यान से इसको याद करना है। और आज मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, शून्यांक ऊर्जा के बारे में भी। क्या होता है शून्यांक ऊर्जा? शून्यांक ऊर्जा n न्यूनतम क्या होता है? n का न्यूनतम मान क्या है? 1 है। ठीक है, इससे जो कम तो हम n का मान ले नहीं सकते, पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। n=0 पॉसिबल नहीं है, अर्थात n डज नॉट इक्वल टू 0। यह शून्य नहीं हो सकता, अर्थात ऊर्जा का जो न्यूनतम मान है वह तभी प्राप्त हो सकता है जब n=1 है, अर्थात E1 का मान। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का जो न्यूनतम मान है वह क्या होगा, h²/8ma²। दिस इज इक्वल टू E मिनिमम या E न्यूनतम। ठीक, तो न्यूनतम अवस्था में ऊर्जा का यह मान शून्यांक ऊर्जा कहलाता है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया होगा कि शून्यांक ऊर्जा, एक्चुअल में शून्यांक का मतलब क्या हो गया, 0 ऊर्जा। तो 0 ऊर्जा तब प्राप्त होगा जब, अगर हम देखें तो n=0 पर होना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पर इस स्थिति में n 0 संभव नहीं है, तो ऊर्जा का जो न्यूनतम मान जिस n पे मान पे प्राप्त होता है उसी को हम शून्यांक ऊर्जा मानते हैं। ठीक है, बॉक्स की लंबाई पर ऊर्जा की जो निर्भरता होती है वो स्पष्ट है कि E=1/a², क्योंकि हम जानते हैं कि E=n²/h²/8ma²। तो स्पष्ट है कि E=1/a², तो बॉक्स की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बॉक्स की लंबाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे इसको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा, देखते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको हम ले लेंगे। धन्यवाद।